नमस्कार। बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और टारगेट प्रीलिम्स 2024 के आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं रिपोर्ट और सूचकांक के ऊपर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें आप देखोगे तो रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से भी अच्छे खासे जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसको कि डील करना बहुत ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आज के सत्र में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हैं उस पर रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को और देख लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप सभी जानते हैं कि करप्शन एक पहले से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। देख लेते हैं यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है। पहला कथन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कभी कभी आपका जो प्री एग्जाम है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आखिर कौन सा जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यही जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करती है। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक देश को रैंक देने के लिए यानी कि देशों को रैंक देने के लिए 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सबसे कम भ्रष्ट। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है, तो यहाँ पर हर देश को जो है 0 से 100 के बीच में उनका जो भी स्कोर है, जो भी मानक है उनमें उन्होंने जो भी स्कोर किया है उसके आधार पर उनका एक स्कोर बनता है जो कि 0 से 100 के बीच में होता है। आप 100 के जितने पास होंगे उतना ही इसका मतलब है कि आपके देश में भ्रष्टाचार कम है। आप 0 के जितना पास होंगे इसका मतलब ये है कि आपके देश में भ्रष्टाचार अभी व्याप्त है। तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है, सूचकांक के तहत देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में उपस्थित भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो सार्वजनिक व्यवस्था में क्या भ्रष्टाचार है या नहीं है, अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी मात्रा कितनी है, अगर भ्रष्टाचार में कमी आई है तो कितनी कमी है, इसके आधार पर जो है यहाँ पर आप देखोगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में देशों को जो है उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो सार्वजनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आधार पर बिल्कुल ये भी क्या है, सही कथन है। यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमको यहाँ पर यह समझना था कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को आपको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है और खास करके उसकी जो खास बातें हैं जिस आधार पर इसको बनाया जाता है उस पर थोड़ा सा फोकस आप लोग को करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इन्फोग्राफिक्स दे दिया है जिसमें कि भारत की रैंकिंग और जो विश्व में जो सबसे निचले पायदान पर जो देश है उनके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो इसको एक बार आप लोग जरूर ओवरव्यू कर लेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है भाई, सीपीआई 2023 में भारत 180 देशों में 93 यानी कि 93 स्थान पर है, जबकि 2022 में भारत जो है 85वें स्थान पर था। क्या इस कथन सही है? बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो इन्फोग्राफिक्स मैंने यूज़ किया है तो भारत की रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। तो भारत की रैंकिंग पहले 85 थी, अभी कितनी हो गई है 93, 180 देशों में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं इसी इंडेक्स जुड़ा हुआ 2023 में भारत का समग्र स्कोर 39 रहा, जबकि 2022 में भारत का स्कोर कितना था 40। तो यहाँ पर जो स्कोर भारत ने किया है 2023 में वो कितना है 39 और
2022 की बात हो रही कि वो कितना है 40। तो इसको एक इंफोग्राफिक से देख लेते हैं, आप इसको देख सकते हैं। 2022 में भारत की जो रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, जो स्कोर देखने को मिलेगा वो कितना है 40 है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो 23 में भारत का स्कोर कितना है 39 है। तो ये बता रहा है कि पिछले कम से कम 2012 से लेकर के 23 तक, यानी कि पिछले 10 वर्षों में भारत का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्कोर है उसमें कैसे किस तरीके से बढ़ोतरी और घटोतरी हुई है। आप देखोगे कि ये पहले कभी स्कोर हमारा 36 हुआ करता था, बीच में हमने अच्छा भी किया, 41 तक हमारा स्कोर गया, लेकिन हम उसको अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे। अभी हमारा स्कोर कितना है 39। और मैंने आपको क्या बताया, 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में आपका स्कोरिंग होता है। और आप 100 के जितना पास होंगे इसका मतलब है कि आपके देश में भ्रष्टाचार ठीक ठाक है, मतलब भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। काफ़ी कुछ आपने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया है। और जितना आप 0 के पास रहेंगे इसका मतलब है कि आपके देश में भ्रष्टाचार की मात्रा जो है क्या है, ज़्यादा है। तो भारत ने जो है यहाँ पर 39 का स्कोर किया है, ये भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 71% देशों का CPI स्कोर 100 में 45 के क्षेत्रीय औसत स्कोर और 43 के वैश्विक औसत से नीचे है। ये कथन भी सही है। आप देखोगे यहाँ पर इसी सूचकांक में जो है कहा गया है खास करके एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पर जो भी देश हैं उनमें से 71% देशों में का जो स्कोर है CPI में वो क्या है 45 का जो क्षेत्रीय औसत है, मतलब कि सभी देशों का अगर मिलाया जाए तो 45 का स्कोरिंग आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम वैश्विक औसत को देखें तो क्या है 43 है, उससे भी क्या है इनका स्कोर नीचे है। तो आप देखोगे कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका कहने का मतलब ये भी है, लेकिन ये कथन भी क्या है पूरी तरीके से सही है। यानी कि आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी तीनों कथन क्या है सही है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको एक बार आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मैंने स्कोर का भी दे दिया है कि 22 में कितना स्कोर था और 23 में कितना स्कोर है। 22 में 85th रैंक थी भारत की, 40 का स्कोर था। अभी 39 क्या है स्कोर है और 93 रैंकिंग है। डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पर है, फिनलैंड नंबर 2 पर है और न्यूजीलैंड क्या है नंबर 3 पर है। एक बार टॉप 5 के जो देश है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उनकी स्कोरिंग भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, WHO की सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। WHO की, तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि जो रिपोर्ट है सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, ये जो है WHO के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको तो आपको जरूर नोट डाउन कर ही लेना चाहिए। तो WHO की सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 और 2021 के बीच विश्व भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 5% की कमी आई है। तो इस रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल सही कहा गया है कि आप देखोगे कि 2010 से 21 के बीच में ये जरूर है कि जो विश्व भर में सड़क हादसों में जितनी लोगों की मौतें होती हैं उनमें जो है 5% की कमी आई है। ये इसका क्या है एक तरीके से इंपॉर्टेंट विश्लेषण है जो कि सही है। दूसरा क्या है, भारत के लिहाज से देखा जाए भारत में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भारत के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह कहा गया कि जहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे 5% कमी आ रही है 2010 से 21 के बीच में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो यातायात दुर्घटनाएं हैं और उनमें होने वाली जो मौतें हैं उनमें जो है 15% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 3 को देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 9 मौतें निम्न और मध्य आय वाले देशों में होती हैं। यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भी 10 मौतें हो रही हैं उसमें से 9 मौतें जो हैं या तो
गरीब देशों में है यानी कि निम्न आय वाले देशों में है, या फिर मध्य आय वाले देशों में है, जिसमें विकासशील देश भी शामिल होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है आपका तीसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। तो थोड़ा सा सड़क दुर्घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, बार बार जो इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं, तो थोड़ा सा इस रिपोर्ट को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसके मुख्य निष्कर्षों को आप लोग देख लेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 ये जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला कथन उसमें क्या कहा गया है, यह रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था जो है जारी करती है, और आपको ध्यान में रखना है खाद्य सुरक्षा का मामला है, पोषण का मामला है, और संगठन कौन हो सकता है, तो खाद्य और कृषि संगठन। याद रखिएगा ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में 74.1% भारतीय स्वस्थ आहार वहन करने में असमर्थ थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम जो है इस रिपोर्ट का भारत के बारे में है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, जो बताती हैं कि हाँ हमारे देश में स्वस्थ आहार को लेकर कितनी जागरूकता है, क्या हम लोग जो है हमारा इनकम इतना है कि हम एक बैलेंस डाइट को, स्वस्थ आहार को जो है ले सकते हैं, तो यहाँ पर उसका वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट तो साफ साफ कह रही है कि 74.1% भारतीय स्वस्थ आहार वहन करने में क्या है, असमर्थ हैं। 21 की बात है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है, रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 31.7% बच्चे स्टंटिंग और 18.7% बच्चों में वेस्टिंग से प्रभावित हैं। बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है भारत के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो बच्चों में कुपोषण का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से आप देखोगे स्टंटिंग और वेस्टिंग, यानी कि जो बौनापन है, स्टंटिंग, और आपकी हाइट के हिसाब से आपका जितना वजन होना चाहिए, वजन के में कमी जो वेस्टिंग है, वो भी भारत के बच्चों में आपको देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि ऐसे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को आपके सामने रखा जाए रिविजन के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप अंतिम समय में क्या कर सकते हैं कि बस आपने जो भी अपनी तैयारी की होगी उसमें से कुछ 20-22 जो टॉपिक हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको आप एक बार फिर से क्या कर लें, रिवाइज कर लें, उसको बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा और पोषण ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा, और इस पर जो भी आप देखोगे रिपोर्ट आई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये रिपोर्ट एक ऐसी संस्था के द्वारा निकाला गया जिसको बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि क्या है, खाद्य और कृषि संगठन। तो 2 वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्टों को जरूर आपको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर एक अलग रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लीड्स, LEADS, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। लॉजिस्टिक ईज हमेशा से ही हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। और क्या है पहला कथन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में लीड सूचकांक बनाया और पेश किया था। बिल्कुल सही बात है। 18 से ही जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके से लॉजिस्टिक को लेकर के काम किया जा रहा है
उसको लेकर के ये क्या करता है, उनकी रैंकिंग देता है। इससे पता चलता है कौन सा स्टेट अपने यहाँ पर लॉजिस्टिक को लेकर के काम कर रहा है, कौन सा स्टेट को और करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। पहला कथन तो यहाँ पर सही है। दूसरा कथन क्या है कि लीड्स का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। तो जो बात हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे थे कि मेन उद्देश्य इसका क्या है कि आपके यहाँ जो केंद्र राज्य हैं और जो केंद्र है वहाँ पर जो लॉजिस्टिक को लेकर के कितना काम किया जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है, इकोसिस्टम, उससे जुड़े हुए इकोसिस्टम पर कितना काम किया जा रहा है, इसी को लेकर के ये क्या करता है, प्रदर्शन विश्लेषण करता है। यानी कि ये कथन भी यहाँ पर सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज किन आधार पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला क्या है, रसद अवसंरचना, दूसरा क्या है, रसद सेवाएं, तीसरा क्या है, परिचालन और विनियामक वातावरण, और चौथा क्या है, बिजली आपूर्ति। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ईज इंडेक्स की, तो यहाँ पर जो है प्रमुख वो कौन कौन से आधार हैं जिस पर स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसमें सबसे पहले तो रसद अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाता है कि किस स्टेट में कितना अच्छा है। फिर रसद सेवाएं कितनी अच्छी हैं, फिर परिचालन और विनियामक वातावरण कैसा है, बिजली आपूर्ति का इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये 3 जो ऊपर के हैं वो क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही कथन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा लॉजिस्टिक ईज यानी कि लीड्स का जो रैंकिंग आया है इसको एक बार जरूर आप लोग देख लेंगे, और आधार जरूर देखिए कि किन आधारों पर जो है रैंकिंग दी जाती है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन अच्छे बना लेते हैं यूपीएससी में। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं, पहला कथन क्या है, देश में कुल जिला न्यायालय परिसरों के लगभग 5वें हिस्से में महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि हमारे देश में जितने भी जिला न्यायालय हैं उनमें आप देखोगे उसका लगभग 1/5 ऐसे जिला न्यायालय हैं जहां पर महिलाओं के लिए अलग से जो है शौचालय की सुविधा नहीं है। इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर रखा है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा जारी किया गया है। मैं अभी भी कह रहा था कि एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट। जो आप देखोगे जो न्यायालय हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको बार बार यहाँ पर उठाया जा रहा है। सीजीआई के द्वारा भी उठाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी कई मंचों पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है जिला न्यायालयों में इस बात को भी उठाया जाता रहा उनके सामने, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप देखोगे स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्भरता सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं MPI, है ना, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्भरता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमेशा से ही ये जो सूचकांक है वो इंपॉर्टेंट रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा सही है। तो देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल OPHI और
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे भारत के द्वारा जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धरता सूचकांक यानी कि एमपीआई रिलीज किया जाता है, इसमें सहायता कौन प्रदान करता है? तो आप देखोगे ये जो ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास सूचकांक विकास पहल है वो, और दूसरा कौन है? यूएनडीपी के द्वारा इसमें जो है सहायता प्रदान की जाती है। तो बिल्कुल सही है पहला कथन। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? भारत का राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 वृहद आयामों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों को शामिल करता है। तो क्या किन आधारों पर जो है यहाँ पर बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है उसको रिलीज करता है? कौन? नीति आयोग। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 आधार हैं। एक तो हो गया आपका स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? शिक्षा, ये भी इसमें शामिल है। और तीसरा क्या है? जीवन का स्तर। तो इन 3 में और सब ग्रुप हैं, लेकिन 3 जो मेन कैटेगरी है वो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और यहाँ पर जो भी अलग अलग प्रकार की कमियां हैं उसको ये क्या करता है? इंगित करता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पहले भी कह चुका हूँ मैं, इसको जरूर एक बार आप लोग देख करके जाएंगे। दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। पहला दूसरा दोनों कथन क्या है? सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विश्व प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट ये मुझे रिपोर्ट लगी, क्योंकि आप देखोगे प्रवासी जो प्रजाति हैं पशु पक्षियों के, खास करके पक्षियों को लेकर के, मछलियों को लेकर के, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के काफी सारा न्यूज पिछले साल जो है छाया रहा। और यहाँ पर विश्व प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं तीनों कथनों को, बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला कथन क्या है कि इस रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 1 प्रवासी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है। बिल्कुल सही बात है। इसके जो मुख्य निष्कर्षों में यही कहा गया है कि ऐसी प्रवासी प्रजातियां जो एक स्थान से दूसरे तक माइग्रेट होती हैं, उनमें से आप देखोगे हर 5 में से 1 प्रवासी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा क्या है? बढ़ गया है, क्योंकि इस तरह की जहां पर वो जाते थे, प्रवास करते थे, वहां पर कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। उनका जो घर है, वो जो नेचुरल घर था वो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का भी असर उनके निवास स्थान पर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कहा गया है कि हर 5 में से 1 प्रवासी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा है, बिल्कुल क्या है? सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं CMS, देशों के बीच एक वैश्विक संधि है जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन को संबोधित करती है। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। तीसरा कथन क्या है? भारत 1983 से CMS की एक पार्टी है, यानी कि भारत जो है इसका क्या है? एक सदस्य देश है। 1983 से अगर आप देखोगे तो भारत ने 1983 से ही जो CMS जो एक वैश्विक संधि है उसको क्या है? अपनाया है। वो भी क्या है? इसका एक पार्टी है। बिल्कुल ये भी सही कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये तीसरा कथन खास करके, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं CMS के बारे में, भारत उसका सदस्य है कि नहीं, तो फिर आप जो है यहाँ पर इसको गलत कर देंगे। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, इसको एक बार जरूर आप लोग ओवरव्यू कर लेंगे। बहुत ही कम समय बचा है, फिर भी आपने पढ़ा भी होगा मुझे पता है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने इन चीजों को रख दे रहा हूं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बताना है कि यहां पर कौन सा कथन सही है। पहला क्या है कि इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी 2024, यानी कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी अलग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 2024 है ना, के संदर्भ में आपको क्या करना है? बातें करनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी 2024 जो रिपोर्ट है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है।
आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? वर्ष 2023 में कोयले की वैश्विक मांग में 1.4% की वृद्धि हुई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी 2024, उसमें ये साफ साफ कहा गया है, भले ही पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन आप देखोगे अभी के टाइम में तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि 2023 अगर आप पूरी दुनिया में वैश्विक कोयले की मांग को देखोगे तो उसमें क्या है, 1.4% की वृद्धि हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो यही भी क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? अनुमान है कि भारत वर्ष 2026 तक बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भर रहेगा। देखिए, आप ध्यान रखोगे इसमें इस स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं सही है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि 2026 तक ये कहा जा रहा है कि जो भारत में बढ़ती हुई विद्युत मांग है उसका पूरा करने के लिए आप देखोगे भारत का जो कोयला संयंत्र है उस पर भारत को क्या करना होगा, निर्भर रहना होगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 2026 के बाद फिर से क्या होगा कि जो निर्भरता कम होगी कोयले पर, तो कोयले का जो उपयोग है वो भी भारत में क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 26 तक तो भारत में जो कोयले की डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी हम क्या है, कोयले से निकलने वाली बिजली पर क्या है, अधिक निर्भर हैं। उसके बाद आप देखोगे क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कोयले पर जो हमारी निर्भरता है वो क्या होगी, कम होगी। और 26 के बाद आप देखोगे कोयले पर निर्भरता के कम होने का यहाँ पर क्या है, अनुमान लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ये कहा गया कि 26 तक बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भर रहेगा, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है इस रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो बातें कही गई हैं इलेक्ट्रिसिटी 2024 की रिपोर्ट में, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, खास करके जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जो कोयले के उपयोग को कम करने की बात कही जा रही, तो क्या ऐसा होता दिख रहा है नियर फ्यूचर में, इस तरह की बातें काफी न्यूज में रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन निष्कर्षों को मैंने यहाँ पर डाला है आपके सामने, ताकि ये सारी बातें भी आपको एक बार रिवाइज करा दी जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिम तेंदुओं की स्थिति पर जो रिपोर्ट आई है उस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देख लेते हैं, जो पहला कथन क्या है, यह रिपोर्ट भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो बिल्कुल सही है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन किया जा रहा है, उसी के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ये कथन सही है। दूसरा क्या है, रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या लद्दाख में है, याद रखिएगा लद्दाख में है, ये भी कथन सही है। सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पाई गई है, जो सर्वे हुआ उसमें लद्दाख में इनकी संख्या पाई गई है, ये कथन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। क्या ये संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल नहीं, एक अधिनियम के तहत जो है इसको बनाया गया, यानी कि ये कैसा निकाय होगा, वैधानिक निकाय होगा, संवैधानिक निकाय तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर ये तीसरा कथन भी क्या है, सही है, तीनों कथन सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, हिम तेंदुओं की सबसे संख्या कहाँ पाई गई है, लद्दाख में। बाकी जो स्टेट हैं उनका भी आप रैंकिंग देख लीजिएगा। और इस रिपोर्ट को किसने निकाला है, तो हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत जो है हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। तीनों कथन सही है और इसलिए आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस रिपोर्ट को भी एक बार जरूर आप लोग ओवरव्यू कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो मैंने कहा ना कि कभी कभी क्या है, जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, और इसको कौन प्रकाशित करता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, विश्व आर्थिक मंच है और विश्व बैंक है। आंसर क्या होगा आपका, विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा। तो जो
विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मानव वध यानी कि होमोसाइड 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक बार जरूर इस तरह के भी जो रिपोर्ट आए हैं अभी के टाइम में, जब दुनिया में इतना वॉर चल रहा है, इजराइल गाजा वॉर चल रहा है, आप देखोगे कि तो इस तरह की चीजों के रहते हुए थोड़ा सा मानववध होमिसाइड जो है ये क्या होता है, इसको एक बार जरूर आप लोग रिवाइज करके जाएंगे। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है? इस रिपोर्ट को ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो मानववध 2023 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक है, कथन सही है। दूसरा क्या है? वैश्विक नरसंहार में संगठित अपराध का योगदान 22% है। क्या ये सही है? आपको एक इंफोग्राफिक दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोसाइड, इसकी चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि आखिर जो होमोसाइड वगैरह उसमें कौन सा कितना कारक है। और आप देखोगे यहाँ पर 22% क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम एंड गैंग रिलेटेड जो क्राइम्स है उनके कारण जो है आप देखोगे जो होमोसाइड उसमें उसका योगदान कितना है? 22% का। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो अदर है, जो इंटीमेट पार्टनर और फैमिली रिलेटेड है, तो वो क्या है? 31% है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम का कितना आपको देखने को मिलेगा? 22%। तो यही बात यहाँ पर डाली गई है जो कि क्या है? सही है। दोनों कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा ये सब जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई घुमाएगा फिराएगा नहीं, क्योंकि आपके मेन टॉपिक से ये नहीं है ना, सब्जेक्ट से नहीं है, करंट अफेयर्स की चीजें हैं। तो डायरेक्ट जो अगर आपने निष्कर्ष पढ़ा होगा तो वहीं से उठा करके स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, या फिर पूछ लिया कि ये जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा रिलीज की गई है। तो थोड़ा सा जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस को, तो जो बड़ी बड़ी रिपोर्टें होती हैं उसके पूरे आउटकम को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो जिसके आउटकम को आपको अगर शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो आपके जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जरूर एक बार देख करके जाएंगे। तो उसी तरह का एक रिपोर्ट था मानववध यानी कि होमोसाइड 2023 रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक जिसको कि आपको छोड़ करके नहीं जाना है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के लिए किन आधारों का उपयोग किया जाता है? जैसे मैंने बोला कि आधारों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में दुनिया के देशों ने कैसा अपना प्रदर्शन किया है, वो किन आधारों पर यह पता चलता है? तो क्या है? पहला क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। दूसरा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। तीसरा क्या है? ऊर्जा उपयोग। और चौथा क्या है? जलवायु नीति। कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज करते हैं, सही है कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं है को हटाइए, है ना, यहाँ नहीं है को हटाओ, और ये गलती से आ गया यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है करते हैं। क्योंकि आप देखोगे जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जिन आधारों पर मापा जाता है और रैंकिंग दी जाती है देशों को, उसमें ये चारों के चारों क्या है? शामिल है। यानी कि कोई देश की जलवायु नीति क्या है, कितनी अच्छी तरीके से वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये देखा जाता है। कोई देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के क्या काम कर रहा है, कैसे उसको कम किया जाए, उसको लेकर के वो क्या कर रहा है, उसकी नीति क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपने देश को कितना बढ़ावा दे रहा है, इसको देखा जाता है। ऊर्जा उपयोग को वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, इसको देखा जाता है। और इसके आधार पर फिर आप देखोगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में रैंकिंग वगैरह दी जाती है। तो ये चारों के चारों यहाँ पर शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं को हटाइए। कौन सा सही है कथन, ये इसको हम लोग इसमें चेंज करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर निकल के आएगा ये चारों के चार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या है? सूचकांक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि चारों के चारों जो आधार हैं, जिनके आधार पर जो है ये तय किया जाता है कि कौन सा देश कितना अच्छा जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। तो याद रखिएगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट 2022। तो ये हमेशा से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहा है। तो अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि वर्ष 2021 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट देखी गई है। बिल्कुल सही आकलन किया गया है। जो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है 2022 का, उसमें ये साफ साफ कहा गया कि 2021 की तुलना में आप देखोगे कि मामलों का जो पंजीकरण है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट कितना है, ओवरऑल 4.5% का तो गिरावट देखने को मिला है ना। दूसरा क्या है, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 तो 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। एनसीआरबी का एडिटर साफ साफ कहता है कि प्रति लाख जनसंख्या में जो अपराध की दर थी उसमें कमी आई है। पंजीकरण में जरूर गिरावट आई है, लेकिन अपराध की दर में भी क्या आया है, कमी आया है, जो कि 21 में कितना था, 445.9 था प्रति लाख, और अभी कितना हो गया, 422.2। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो क्राइम को लेकर के आती है। दोनों कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक और यहाँ पर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो इस अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इसका जिक्र किया है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, कृषि, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सी क्या है, कपड़ा उद्योग, और डी क्या है आपका आईटी क्षेत्र। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वैश्विक स्तर पर, देखोगे हर देश इस बात को कबूल कर रहा है, और कौन है, कृषि और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो उद्योग हैं वो संबंधित क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए, कृषि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हुई है, प्रभावित हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023। थोड़ा सा इस तरह की जो रिपोर्टें आती हैं टीबी को लेकर के, मलेरिया को लेकर के, कैंसर को लेकर के, जरूर उसको आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज करके एग्जाम में जाना चाहिए। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, वर्ष 2030 तक वैश्विक मलेरिया की घटनाओं तथा मृत्यु दर को कम से कम 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, मलेरिया को खत्म करने को लेकर के जो लक्ष्य चल रहा है, वैश्विक लक्ष्य है, वो क्या है कि 2030 तक जो मलेरिया की घटनाएं होती हैं और उनसे जो होने वाली जो मौतें होती हैं उनमें कम से कम हम 90% की कमी तो जरूर कर लें। वैश्विक ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर ये एक टारगेट रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं दूसरे कथन को। इसी रिपोर्ट में क्या कहा गया, विश्व मलेरिया रिपोर्ट में, कि 4 देश नाइजीरिया, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा और मोजाम्बिक, 4 देश कौन से, नाइजीरिया, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और मोजाम्बिक, वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया, और इन 4 देशों में ये कहा गया कि एक तरीके से मलेरिया का प्रकोप काफी ज्यादा है। तो जो भी मामले आते हैं उनका आधे मामले तो इन्हीं देशों में आपको देखने को मिल जाते हैं। नाम याद रखिएगा इन 4 देशों का, नाइजीरिया, कॉन्गो, युगांडा और मोजाम्बिक। तो ये कथन भी सही है, दोनों कथन सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत के संदर्भ में भी जो बातें कही गई हैं उसको आप लोग रिवाइज जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बुनियादी पशुपालन आंकड़े, बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पशुपालन को भी मैंने यहाँ पर ले लिया। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट आए हैं, मैंने कोशिश की है कि हर क्षेत्र को यहाँ पर शामिल किया जाए, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो गरीबी सूचकांक हो, चाहे वो इस तरह के
जो रिपोर्ट आते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया है इस कम समय में। तो बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 देख लेते हैं, बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन इसमें क्या कहा गया है, दुग्ध उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि दूध का जो उत्पादन है भारत में वो बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में आप देखोगे कि इसमें जो है कि पिछले 5 वर्षों में ये 22.81% की वृद्धि जो है इसने क्या की है, दर्ज की है। ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, ऊन उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में 16.84% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ऊन उत्पादन में ये जरूर कहा गया है कि यहाँ पर हमारा उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है और इसमें 16% की लगभग कमी आई है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का दोनों कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। तो थोड़ा सा इसमें जो प्रमुख बातें कही है, किसमें भारत के प्रोडक्शन बढ़ा है और किसमें नहीं बढ़ा है, इन दोनों बातों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट। आप देखोगे यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और आप आसानी से इसमें छांट सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये नहीं होगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये भी इसका आंसर नहीं है। विश्व आर्थिक मंच भी नहीं है। इसका आंसर होगा आपका डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। याद रखिएगा, इसी के द्वारा जो है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। इसके निष्कर्षों को भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा जाता है। खैर, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, ठीक है। पहला कथन, और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कथन क्या है, अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की NSO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हर 5 वर्ष में ये देखने के लिए कि जो घरेलू उपभोक्ता व्यय है वो किस तरीके से बढ़ा है, उसमें क्या कमियां आई हैं, क्या उसमें रेटा आया है, इसके लिए जो NSO है वो क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका क्या करता है, इसका सर्वेक्षण करता है। बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा कथन क्या है, इसका उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी के स्तर के अनुमानों पर पहुंचने के लिए और सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक संकेतों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग को लेकर के बात कही गई है और इसका उपयोग क्या है कि यहाँ पर जो भारतीय घरेलू उपभोक्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है उससे ये पता चलता है कि आखिर जो गरीबी का स्तर हमारे देश में कितने लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कम खर्च नहीं कर पा रहे, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, और फिर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके जो आर्थिक संकेतक माना जाता है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसकी समीक्षा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन क्या है, सरकार ने डेटा गुणवत्ता मुद्दों का हवाला देते हुए 2017-18 के लिए किए गए पिछले सर्वेक्षण के निष्कर्षों को रद्द कर दिया था। ये कथन भी सही है। 17-18 में सरकार ने कहा था कि जो डेटा यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता की कमी है और इसलिए इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया था, रोक दिया गया था। तीनों के तीनों कथन सही हैं। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप रेडी रहिए। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पर जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट भी बनाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। अगर हम संस्था के बारे में बात करें, इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा ही डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कथन क्या है, निष्कर्ष रिपोर्ट 5 निष्कर्षों जैसे यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति
और नागरिक स्वतंत्रताओं पर आधारित है। बिल्कुल सही है। आप देखोगे जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें कौन से 5 पॉइंट्स पर, आधारों पर जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो वो कौन कौन से हैं। पहला क्या हो जाता है आपका चुनावी प्रक्रिया, दूसरा क्या है सरकार की कार्यप्रणाली, तीसरा क्या हो जाता है राजनीतिक भागीदारी कितनी है, चौथा क्या है राजनीतिक संस्कृति, और पांचवा क्या है आपका नागरिक स्वतंत्रता। ये 5 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर डेमोक्रेसी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ये पांचों पॉइंट को आपको एकदम से याद रखना है, याद रखिएगा। ये मैंने जानबूझकर के आधार दिए हैं, यही आपका ऑप्शन में भी दे सकता है और पूछ सकता है कि हाँ डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन कौन से आधारों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोनों कथन सही हैं और दूसरा कथन को आपको जरूर ध्यान में रखना है। आंसर क्या निकल के है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका 1 और 2, दोनों कथन क्या है सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, और वो क्या है विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, काफी इसकी चर्चा भी हुई पेपरों में, तो टीवी को लेकर के। तो विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है क्या है वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोगों के सर्वाधिक मामले भारत में पाए गए। यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला गया है, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। दूसरा क्या है क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है, ये भी सही है। क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी किससे होती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, बिल्कुल ये सही है। तीसरा कथन क्या है क्षय रोग एक उपचारात्मक बीमारी है, क्या इसका उपचार संभव है, बिल्कुल संभव है। इसकी दवाइयाँ, इसके कोर्सेस हैं। तो टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि इसका इलाज क्या है। तो क्या है एक उपचारात्मक बीमारी है, ये भी कथन सही है। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन क्या है सही है। आइए देख लेते हैं आज के लास्ट यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं, है ना, के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, 4 पॉइंट यहां पर दिया गया है और नीचे दिए कूट का आपको क्या करना है सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं, पहला यहां पर अल्पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा क्या है बाल मृत्यु दर और चाइल्ड वेस्टिंग। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जो आधार यहाँ पर लिया जाता है उसमें ये चारों के चारों शामिल हैं। ये देखते हैं कि बच्चों में या फिर अल्पोषण कितना है, युवाओं में अल्पोषण कितना है, आबादी में चाइल्ड स्टंटिंग, ठिगनापन यानी कि बौनापन बच्चों में है कि नहीं, बाल मृत्यु दर को भी देखा जाता है, और जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो भी बताता है कि यहाँ कुपोषण आप में कितना है। तो ये चारों के चारों को यहाँ पर हम क्या करते हैं यूज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ रिपोर्ट और इंडेक्सेस काफी इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें जो आधार है ना ये काफी बार जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रही है और पूछा भी गया होगा पहले। तो आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनके आधारों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमने आज जो डिस्कशन किया है, हालांकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास रिवीजन करने का, आप बहुत पहले से रिवीजन करते आ रहे हैं। बस ये एक छोटा सा प्रयास था कि आपके सामने कम से कम 22-23 ऐसे रिपोर्ट को आपके सामने रखा जाए जिसका हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से आपको रिवीजन करवा पाएँ। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारी शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, अपना 100% एग्ज़ाम में दें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बस यही बहुत ही ज़रूरी है। आपने जो आपने पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत ही साथ देगा। तो जो भी आपने पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये जानते हैं, तो बस जानते हैं। तो अच्छा करने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।